नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे समंकों के प्रस्तुतिकरण की विधियों की। अब हम उसमें ही चर्चा कर रहे थे रेखा चित्रीय प्रदर्शन की। तो रेखा चित्रीय प्रदर्शन के लाभों की बात करते हैं। इससे होने वाले लाभ या इनकी उपयोगिता के बारे में। तो पहला है सरल और समझने योग्य। रेखा चित्रीय प्रदर्शन की सहायता से जटिल आंकड़ों को सरल और समझने योग्य बनाया जा सकता है। इनको देखने मात्र से ही आंकड़ों की विशेषताओं का पता चल जाता है। दूसरा है आकर्षक एवं प्रभावशाली। ग्राफ या रेखा चित्र आकर्षक एवं प्रभावशाली होते हैं। यह मन व मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं। कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो इस तरह से जो रेखा चित्र के रूप में आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं वो हमारे लिए याद रखने आसान होते हैं। तीसरा है विशेष प्रशिक्षण व ज्ञान की आवश्यकता नहीं। रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को समझने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से देखते ही समझ सकता है। लंबा प्रभाव। रेखा चित्रों का मन मस्तिष्क पर दीर्घकालीन प्रभाव होता है। इनको आसानी से भुलाना संभव नहीं होता है। यानी कि एक बार आपने रेखा चित्र देख लिया तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। पांचवा है तुलना आसान। इनकी सहायता से आंकड़ों का सरलता से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि दो रेखा चित्र हैं, उनको आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। छठवां मनोरंजन। रेखा चित्र विभिन्न विषयों का सरल और प्रभावी प्रदर्शन करते हैं। साथ ही ये दर्शकों का मनोरंजन भी करते हैं। अतः इनसे सूचना मिलने के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। तो ये मनोरंजक भी होते हैं। नेक्स्ट है औसतों का निर्धारण। रेखा चित्रों की सहायता से बहुलक, माध्यिका और चतुर्थक आदि की गणना भी आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट है सहसंबंध का अध्ययन। इनकी सहायता से दो चरों के मध्य सहसंबंध को समझने में सुविधा होती है या आसानी होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ है रेखा चित्रीय प्रदर्शन के। रेखा चित्रीय प्रदर्शन की सीमाएं क्या क्या हैं? पहला है प्राथमिक निष्कर्ष। इनके द्वारा अंतिम निष्कर्ष निकालना सदैव संभव नहीं होता है। इनसे केवल सामान्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि रॉ इन्फॉर्मेशन ये हमें दे देते हैं। दूसरा है सीमित उपयोग। चित्र अथवा रेखा चित्र केवल तुलनात्मक अध्ययन में ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इनसे मूल्यात्मक निष्कर्ष निकालना या तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालना जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि चित्रों के रूप में। नेक्स्ट है दुरुपयोग। प्राय रेखा चित्रों के द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया जाता है। ये प्राय विज्ञापनों में होता है। तो इस तरीके से इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी में चित्रों की आवश्यकता एवं महत्व। तो सांख्यिकी तथ्य जब अंकों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे सामान्य व्यक्तियों की समझ में नहीं आते हैं और न ही उनमें उनकी रुचि पैदा हो पाती है। साथ ही उनके लिए इस प्रकार के विभिन्न समंकों के बीच तुलना करना या कोई निष्कर्ष निकालना भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जब इन्हीं समंकों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उन्हें विभिन्न तथ्यों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। और विलियम प्लेफेयर ने ठीक ही कहा है कि रेखीय अंकगणित 5 मिनट में ही इतनी जानकारी दे देती है जिसको समंक सारणी द्वारा बुद्धिगम्य बनाने में कई पूरे दिन लग जाते हैं। यानी कि जो रेखा चित्रीय विधि है उससे बड़ी आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है बजाय कि टेबल्स और आंकड़ों के रूप में। इनसे स्पष्ट है कि सांख्यिकी में चित्रों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्यिकीय चित्रों की आवश्यकता उपयोगिता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखते हैं अपन कौन कौन से। पहला है समंकों को सरल और रोचक बनाना। चित्रों में समंकों को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। चित्रों के माध्यम से समंकों की सभी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि दो विद्यालयों की प्रगति का अध्ययन करना हो तो इसे चित्रों की सहायता से ज़्यादा सरल रूप में जाना जा सकता है। नेक्स्ट है समय और श्रम की बचत। जब समंकों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें अल्प समय में ही बिना मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर डाले बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस कारण इससे समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। नेक्स्ट है तुलना में सहायक। चित्रों की सहायता से विभिन्न स्थितियों और समस्याओं का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि मूल्य वृद्धि के समंक सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं समंकों को वह चित्रों के रूप में देखकर आसानी से अनुमान लगा सकता है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं। विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। चित्रों को समझाने के लिए सांख्यिकीय विज्ञान की पूरी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी इन्हें आसानी से समझ सकता है।
पांचवा, मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव। अंकों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आंकड़ों को बहुत लंबे समय तक व्यक्ति याद नहीं रख पाता और उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन चित्रों द्वारा जब सम अंकों को प्रस्तुत किया जाता है तो मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। सार्वभौमिक उपयोगिता। चित्र में प्रदर्शन का व्यापक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में सम अंकों के प्रदर्शन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, अतः ये सार्वभौमिक उपयोगिता रखते हैं। तो चित्रों का सांख्यिकी में प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां है सूचना के साथ मनोरंजन। जब चित्र रंगीन एवं आकर्षक बनाए जाते हैं तो उनसे सूचना भी प्राप्त होती है, साथ में लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, इसलिए दोहरा बेनिफिट देते हैं। अब बात कर लेते हैं चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं। तो चित्रमय प्रदर्शन सांख्यिकीय तथ्यों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है, लेकिन इसका प्रयोग इसकी सीमाओं की दृष्टि में रखते हुए ही करना चाहिए। इसकी जो सीमाएं हैं वो हैं, पहला है तुलनात्मक अध्ययन में ही उपयोगी। चित्रमय प्रदर्शन का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि कम से कम दो समान गुणों वाले चित्र बनाने हों। एक चित्र बनाने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। चित्रमय प्रदर्शन तुलनात्मक अध्ययन में ही उपयोगी होता है। दूसरा, समान गुण एवं स्वभाव आवश्यक। जब सभी चित्रों को समान गुणों के आधार पर बनाया जाता है तभी उनके बीच तुलना की जा सकती है। यदि अलग अलग गुणों के आधार पर चित्रों को बनाया गया है तो उनमें तुलना से भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं। अनुमानित प्रदर्शन। चित्र सन्निकट मूल्यों पर आधारित होते हैं, इस कारण वे तथ्यों का यथार्थ प्रदर्शन नहीं करते हैं। इनके माध्यम से केवल सम अंकों का अनुमानित प्रदर्शन ही ज्ञात हो पाता है। तो इनके आधार पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ का अंदाज या अनुमान लगाना संभव होता है, लेकिन वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं किए जा सकते। चौथा है सूक्ष्म और विशाल अंतरों को प्रदर्शित करना कठिन। चित्रों के माध्यम से विभिन्न मूल्यों का अति सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार बड़े अंतरों वाली संख्याओं को भी प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है, तो ये मध्यम आकार के अंतर के लिए ठीक होते हैं। पांचवा है बहुमुखी गुणों का प्रदर्शन असंभव। वर्गीकरण एवं सारणीयन के माध्यम से हम बहुगुणी सूचनाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन चित्रों द्वारा यह संभव नहीं होता है। चित्रों के माध्यम से तो अधिकतम 3 या 4 गुणों का ही प्रदर्शन संभव हो पाता है, तो लिमिटेड होता है ये। नेक्स्ट है संख्यात्मक प्रदर्शन असंभव। चित्रों के द्वारा संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं होता है। इनसे पूर्ण परिमाणात्मक शुद्धता की भी आशा नहीं की जा सकती, यानी कि ये परफेक्टली सही होंगे ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दुरुपयोग। प्राय स्वार्थी लोगों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चित्रमय प्रदर्शनों का दुरुपयोग भी किया जाता है। भविष्य में विश्लेषण संभव नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी विषय को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो भविष्य में परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुराने चित्र का विश्लेषण संभव नहीं हो पाता है, जबकि टेबल्स और सांख्यिकीय सारणियों का उसमें संभव हो पाता है। अब बात करते हैं सांख्यिकीय तथ्यों के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला है रेखा चित्र या लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम या रेखा चित्र ये एक विमीयक चित्र होते हैं। जब तथ्य से संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो तथा श्रेणी के सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्य के बीच अंतर कम हो तो ऐसी स्थिति में रेखा चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सभी रेखाओं के बीच अंतर समान रखा जाता है तथा प्रत्येक पद मूल्य के बराबर लंबाई खड़ी रेखा खींची जाती है, यानी कि जो रेखा खींची जाएगी वो पद मूल्य के अनुपात में खींची जाएगी। इन रेखाओं की मोटाई नहीं होती है, पतली रेखाएं होती हैं, अतः ये कम आकर्षक होती हैं। इसमें दिए गए मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। तो ये रेखा चित्र हो गए। दूसरा है सरल दंड चित्र यानी कि सिंपल बार डायग्राम। यह भी एक विमीयक चित्र होता है। किसी तथ्य से संबंधित पद मूल्यों की संख्या कम होने की दशा में सरल दंड चित्र बनाए जाते हैं। रेखा चित्र तथा दंड चित्र में अंतर यह है कि रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं बनाते, जबकि दंड चित्र में रेखाओं की चौड़ाई बना दी जाती है, जिससे चित्र आकर्षक बनाया जाता है। पद मूल्य के अनुपात में ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। इन चित्रों में समान अंतर रखा जाता है। दंड चित्र उदग्र यानी कि खड़े और क्षैतिज यानी कि लेटे हुए दोनों प्रकार के बनाए जा सकते हैं। ये चित्र व्यक्तिगत समंकों, काल श्रेणी, स्थानानुसार समंक श्रेणियों के लिए भी अधिक उपयुक्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सरल दंड चित्र होता है उसमें जो ऊंचाई बनाई जाती है दंड की वो होती है पद मूल्य के अनुपात में, और जो चौड़ाई होती है वो सभी पे समान बनाई जाती है
और उनके बीच जो गैप होता है वो भी सब में समान रखा जाता है। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, वर्ष 1990, 91, 92, 93, 94 और आयात करोड़ों रुपए में 304, 307, 300, 312, 316 ये करोड़ रुपए में आयात है जो किसी देश का है। अब इसको हम दिखाएंगे सरल दंड चित्र में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ओ एक्स अक्ष है और ओ वाई अक्ष है। ओ एक्स क्षैतिज अक्ष है और ओ वाई ऊर्ध्वाधर अक्ष है। इसमें ओ वाई अक्ष पर तो आयात की मात्रा करोड़ों रुपए में दिखाई गई है, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350 करोड़ के अंदर। और जो क्षैतिज अक्ष है ओ अक्ष उस पर वर्ष दिखाए गए हैं 90, 91, 92, 93, 94। अब 90 और 91, 92 और 93 हर वर्ष के लिए जो दंड है उसकी ऊंचाई जो है उस वर्ष के आयात की राशि के मूल्य के अनुपात में रखी गई है और उनकी चौड़ाई और उनके बीच का जो अंतर है वो सब में समान रखा गया है। तो ये आपका सरल दंड आरेख है। अब देखते हैं बहुगुणी दंड आरेख। तो बहुगुणी दंड आरेख का आशय, बहुगुणी दंड आरेख ऐसे दंड आरेखों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक तथ्यों से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे जन्म दर व मृत्यु दर की तुलना से संबंधित दंड चित्र या आयात और निर्यात की तुलना से संबंधित दंड चित्र। इसी प्रकार के दंड चित्रों में प्रत्येक तथ्य के अलग अलग दंड बनाए जाते हैं तथा एक स्थान या समय से संबंधित विभिन्न दंडों को एक दूसरे से मिलाकर या चिपकाकर बनाया जाता है। दूसरे स्थान या समय से संबंधित दंड चित्रों को थोड़ा स्थान छोड़कर बनाया जाता है। इन दंडों में अंतर स्पष्ट करने के लिए इन दंडों को अलग अलग रंगों से या चिन्हों से भरा जाता है। इन रंगों या चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए चित्र के ऊपर दाहिनी ओर संकेतक भी दिए जाते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से बहुदंड आरेख बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ऊपर टेबल दे रखी है, शैक्षिक सत्र दे रखा है 2005, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। उसमें छात्रों की संख्या दे रखी है और छात्राओं की संख्या दे रखी है और कुल दे रखा है। इस तरीके से हमारे सामने जो शैक्षिक सत्र है वो हमारे पास क्षैतिज अक्ष पर प्रकट करेंगे उसको, और छात्र छात्राओं की संख्या और कुल को एक साथ बहुदंड आरेख के रूप में व्यक्त करेंगे। तो छात्रों की संख्या जो है हमने ले लिया है ओ वाई एक्स पे और वर्ष ले लिया है ओ एक्स अक्ष पे। अब 2005-6 का आप देखें तो पहला जो दंड बनाया गया है वो छात्रों की संख्या के आधार पर बनाया गया है और जो ओ वाई एक्स है उस पर पैमाना लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 छात्र छात्राएँ। तो इस तरीके से 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 और 2200 रखे गए हैं। अब इनको छात्रों की संख्या के आधार पर हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए क्षैतिज लाइनों वाली, छात्राओं के लिए ऊर्ध्वाधर लाइनों वाली और कुल के लिए दोनों के कटान वाली या जाली वाली संरचना या चित्र चिन्ह भरा गया है। तो आप देख सकते हैं 2005-6 के अंदर छात्र छात्राओं और कुल की 3 दंड बनाए गए हैं। इसी तरीके से 2006-7 में भी पहले छात्र के लिए, फिर छात्राओं के लिए, फिर कुल के लिए। तो सभी वर्षों में इसी तरीके से 3 दंड बनाए गए हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इस तरीके से बहुदंड आरेख बनाए जाते हैं। शेष विधियों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।